देश भर के वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता से जुड़े वक्फ संशोधन बिल देर रात लोकसभा से पास। पक्ष में 288 और विपक्ष में पड़े 232 वोट। आज राज्यसभा में पास हो सकता है बिल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। पुराने लखनऊ में भारी पुलिस बल तैनात। रिजर्व में रखी गई केंद्रीय फोर्स की 4 कंपनी। प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा, वक्फ संशोधन बिल गरीब, पिछड़े समाज और महिलाओं के हित में है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्मार्ट कार्ड का किया शुभारंभ। कहा, यह सुविधा उन विशेष यात्रियों और छात्रों के लिए है जो रोज यात्रा करते हैं। आज नवरात्रि के 6वें दिन मां दुर्गा की 6वीं शक्ति माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और मुरादाबाद के कटघर थाना पुलिस ने 3 फर्जी जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी स्क्रैप कारोबारियों से जीएसटी चोरी का झांसा देकर अवैध वसूली कर रहे थे। और अब खबरें विस्तार से। तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच और 10.5 घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सरकार के इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताने के कई विपक्षी सदस्यों के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक को मुसलमान को बांटने वाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार इसके जरिए शिया सुन्नी समेत समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ ला रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन यह कहना कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। रिजिजू के जवाब के बाद सदन ने अनेक विपक्ष सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288 मतों से विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी। जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। सर, आई मूव दैट द बिल बी पास्ड एज अमेंडेड। प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर यथा संशोधित पारित हुआ। कई लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है। अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका हर जमीन देश का ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, सबको वेलकम करना चाहिए। इसको आप इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कई लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिना तर्क का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गैर मुस्लिम सदस्य केवल वक्फ को दान में मिली संपत्ति का प्रबंधन और नियमन का कार्य करेंगे। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं।
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसके मसौदे का प्रतीक फाड़ दी और सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि ये भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने के बाद लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय से पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुराने लखनऊ में संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुराने लखनऊ के कई इलाकों में सिविल पुलिस समेत आरएएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की 4 कंपनियां रिजर्व में रखी गई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने के बाद लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय से पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुराने लखनऊ में संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुराने लखनऊ के कई इलाकों में सिविल पुलिस समेत आरएएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की 4 कंपनियां रिजर्व में रखी गई हैं। ये आज सतर्कता के दृष्टिगत सभी जोन के सभी थानों में पर्याप्त डिप्लॉय किया है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तस्वीर श्रावस्ती जिले से है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। भिनगा में भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैद है। जिले वासियों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ ही अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है। देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस बिल के विरोध में कुछ लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके मद्देनजर हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारी दंगा रोधी उपकरणों के साथ पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। कुछ संवेदनशील इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और मैं और जिलाधिकारी महोदय भी लगातार भ्रमण पर भी हैं। प्रदेश में ये अलर्ट सुरक्षा को देखते हुए जारी किया गया है, क्योंकि वक्फ बिल का मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों का साथ भी मुस्लिम संगठनों को मिल रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी में वक्फ बिल को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सपा और कांग्रेस आम गरीब मुसलमान का भला नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल गरीब, पिछड़े समाज और महिलाओं के हित में है। उन्होंने कहा कि चंद लोग ही वक्फ संपत्तियों का लाभ उठा रहे हैं। आम गरीब मुसलमान को इस बिल के पास होने के बाद लाभ मिलेगा। कुछ ताकतवर लोग नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान आगे बढ़े। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का बदलाव आएगा समाज में, मुस्लिम गरीब लोगों को कैसे फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये पहली बार ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे अमेंडमेंट इससे पहले भी हुए, 95 में हुए, 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले भी हुआ। तो विपक्ष जो है केवल ये जो शोर मचा रहा है वो समाज को, हमारे मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए। ऐसा अगर पहली बार होता तब विपक्ष ऐसी बात करता। विपक्ष के ही शासन, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी अमेंडमेंट हुए, उससे पहले भी तमाम जो है अमेंडमेंट हुए। तो आज ये अमेंडमेंट क्यों जरूरी है, ये समझने की भी जरूरत है। वक्फ की जो जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, ये मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलने चाहिए जहाँ पर हमारे गरीब, पिछड़ा, पासमानदा मुसलमान है, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छा रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिले। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आए, वहाँ प्रॉपर ऑडिटिंग हो, वहाँ के रेवेन्यू सिस्टम को हम एक ऑर्गेनाइज मॉडल डेवलप करें। वक्फ बोर्ड में पार्टिसिपेशन, मुस्लिम महिलाओं का और पासमानदा समाज के खासतौर पर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। ये तमाम चीज़ों को लेके जो एक्ट आया है, ये जो अमेंडमेंट आया है,
इससे आम मुसलमान ने इसका पूरा सहयोग दिया, पूरा साथ दिया। लेकिन कुछ खास लोग, कुछ खास नेता, कुछ खास ऐसे दल जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बनाने का मुखौटा ओढ़े रहते हैं, लेकिन दरअसल पीठ पीछे मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अहित का काम वही लोग करते हैं। ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध नहीं है, ये विरोध मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का विरोध है, उनकी तरक्की का विरोध है, उनके तालीम का विरोध है, उनके बेहतर भविष्य का विरोध है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ के इतने सकारात्मक कदम की तरफ आगे अगर कदम बढ़ाया, तो मुझे लगता है कि मुझे तो विश्वास था कि तमाम सहयोगी दल मुस्लिम हितैषी जो बताते हैं अपने आप को, इसका स्वागत करेंगे। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि वो इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मुसलमानों के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, मुसलमानों के तरक्की से इन्हें कोई मतलब नहीं, मुसलमानों के तालीम से इन्हें कोई मतलब नहीं। तो बिल्कुल इनका कहना है, प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का, कि जो बिल आ रहा है उससे आम मुसलमानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। गरीब कमजोर मुसलमानों के बच्चों को उनका भविष्य आने वाले समय में और बेहतर होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। लखनऊ में आयोजित पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद दूरदर्शन समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये बिल सबके हित के लिए है, किसी के विरोध के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि ये बिल अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करने के लिए है। अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें ये बिल पढ़ना चाहिए और तब उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए, ये जो संशोधित वक्फ बिल आया है, हमारी पार्टी ने उसका समर्थन किया है और निश्चित तौर पे ये सबके हित के लिए ये कार्य हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, ये बिल लाई है। ये किसी, जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है, ये किसी के विरोध में बिल नहीं है, ये सारी अव्यवस्थित चीज़ों को ठीक करने का बिल है। हमीरपुर में वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने पर मुस्लिम समुदाय, मौलानाओं और काजियों ने खुशी जताई। उनका कहना है कि इससे पासमानदा और वंचित लोगों को लाभ मिलेगा। मोहम्मद हनीफ ने कहा कि ये बिल स्वागत योग्य है। इससे दान की गई जमीन किसानों, मजदूरों, मदरसों और स्कूलों के लिए उपयोगी होगी। अनवर खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जरूरी था जो मोदी सरकार ने किया। इससे पासमानदा मुस्लिमों, महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरे हिसाब से जो है, जो पुराना वक्फ बिल था उस पर चंद लोगों का उसमें कब्जा था और आम बैकवर्ड मुस्लिम का उसमें कोई बेनिफिट नहीं था, वही उसका बेनिफिट उठा रहे थे। मेरे हिसाब से जो वर्तमान बिल पास हुआ है इसमें आम लोगों को भी बेनिफिट होगा, सरकार की सहभागी रहेगी, तो उसमें जो भ्रष्टाचार था उस पर थोड़ी लगाम लगेगी और आम जनमानस जो बैकवर्ड मुस्लिम है उसको हित में ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जो बिल पास हुआ तो उससे हम लोगों को या आवाम मुस्लिम को जो है, बैकवर्ड तबकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, वक्फ बिल में जो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ कमियां भी हैं, संशोधन की ज़रूरत है, संशोधन होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को जो विरोध है उनसे भी थोड़ा मशवरा ले लिया जाए। संशोधन तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है कब्जा करे बैठे हुए हैं, वो हक जैसे कि बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं वो केवल कुछ लोगों के पास में है। तो संशोधन होना चाहिए और संशोधन होकर उस पर कुछ अपने विचार रखना चाहिए और लोगों से भी विचार लेना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जो वक्फ की ज़मीन है, ये जो मजलूम टाइप के लोग हैं उन पर रहने के लिए उनको दिया जाता है और कम से कम उनसे किराया लिया जाता है, या कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें हैं, इसकी हिफाजत वक्फ बोर्ड देखता है और ये वक्फ बोर्ड की यानी जिम्मेदारी है कि उसकी देख रेख करे। आजमगढ़ वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश होने पर देश प्रदेश के साथ आजमगढ़ के मुसलमानों के साथ महिलाओं ने भी खुशी का इजहार किया है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे पसमानदा और वंचित को लाभ मिलेगा।
मोहम्मद सलीम अहमद ने बताया कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने का हम वेलकम एवं खैर मकदम करते हैं। जो जमीन हमारे पूर्वज एवं राजाओं ने दान किए थे, अब वह किसानों और मजदूर को मिलने के साथ ही मदरसा और स्कूल खुलने का मौका मिलेगा। बिलें पास हुई हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम करते हैं। जो जमीन जो है कि जो लोग दान में दे दिए थे पहले के लोग, वो हम जमीन निकाल करके और उस पे गरीब मजदूर किसान भाई उस पे काम करेंगे, मदरसा स्कूल और कॉलेज से बनेंगे, उसका हम खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया करते हैं। वक्फ की ज़मीन की जो बिलें पास हुई है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बुजुर्गों जो है स्कूल या घर कॉलेज बनवाने के लिए जो ज़मीन पहले पुरखों ने छोड़ दिया था, अब उस पे हम लोग मजदूर भाई और हम लोग महिलाएं लोग को काम करने का शुभ अवसर दिया जाए। अलीगढ़ में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाया। बुधवार को जिले में ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटकर खुशी जताई गई। लोगों ने इकट्ठा होकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र को लड्डू खिलाकर आभार प्रकट किया। देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें प्रदेश के अलीगढ़ से हैं, जहां वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाया। बुधवार को जिले में ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटकर खुशी जताई गई। लोगों ने इकट्ठा होकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र को लड्डू खिलाकर आभार प्रकट किया। केंद्र की मोदी सरकार जो वक्फ संशोधन बिल 2024 संसद में पेश कर रही है, हमने आज इसके लिए दुआएं करते हुए और जश्न मनाया है और मिठाई बांटी है। अलीगढ़ में पुराना जो वक्त का काला कानून था उसकी पावर को देखते हुए रखते हुए उसके आधार पे वो कमज़ोर तबकात के अधिकार दबंगों ने छीने, वो उसका आज उस काले कानून का अंत होगा, भूमाफियाओं का अंत होगा आज। तो आज ये बहुत अहम दिन है, इसलिए हमने आज मिठाइयाँ बांटी। वहीं बरेली में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने संसद में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस बिल के पास होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा होगा और देश के विकास और तरक्की में अहम साबित होगा। मैं समझता हूँ इस बिल से मुस्लिमों का बहुत फायदा होगा, लाभ पहुँचेगा, जन जन तक लाभ पहुँचेगा। मुस्लिम गरीब लड़कियों की जो शादियाँ हैं उनमें अनुदान मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा। नाम जाकिर अंसारी है। वक्फ जो कानून मोदी जी कर रहे हैं मुसलमानों के फायदे के लिए कर रहे हैं और आज तक अभी तक उन्होंने जो भी कराया है सब अच्छा ही कराया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो मुसलमानों के बारे में इतना सोच। वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पेश किए जाने पर बाराबंकी जिले के पसमानदा मुस्लिम समाज ने भी खुशी जताई है। जितने लोग विरोध करने वाले हैं सब वक्फ हो रहे हैं, वक्फ पे कब्जा किए हुए वही लोग बवाल किए हुए हैं। जिनका कब्जा हटने की है कि सरकार अगर कार्रवाई करेगी, ये बिल पास हो जाएगा तो उनके कब्जे हट जाएंगे। यही करते चले आ रहे हैं और आज इन्हें लग रहा है कि पसमानदा मुसलमानों को ये गरीब थे, इनको ये बिल से फ़ायदा होगा और ये ज़मीनें इनको मिल सकती हैं, तो इसलिए इनका साथ नहीं लिया, बल्कि सरकार के लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बातों का हम निंदा करते हैं और सरकार इस बिल को लावे, हम लोग इसके समर्थन में हैं, स्वागत करते हैं। वहीं प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने समर्थन किया है और इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया है। परिवहन राज्य मंत्री ने परिवहन निगम मुख्यालय में परिवहन विभाग निगम की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी डग्गामार बस का संचालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ बसें ऐसी जरूर हैं जो नियमों का उल्लंघन करती हैं, उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही परिवहन विभाग के बेड़े में लग्जरी बसें शामिल की जाएंगी। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को उपलब्ध MST यानी कि मंथली सीजन टिकट स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ किया। दगामार किसे कहते हैं इस परिभाषा को समझिए। हमारा कोई आदमी इंश्योरेंस सही है, उसका रजिस्ट्रेशन सही है, परमिट सही लेके चल रहा है, लेकिन केवल मेरे कायदा कानून का उल्लंघन करता है, तो कायदा कानून के उल्लंघन करने का ये नहीं है कि उसको दगामार आप कहेंगे। उस पर कार्रवाई करते हैं, रोज हम चालान करते हैं। बताइए कोई बस एक बताइए जो फिटनेस न हो, जो बस इंश्योरेंस न हो, जो बस रजिस्टर्ड न हो, जो बस टैक्स न देता हो। एक बस आप बताइए, एक बस बताइए। मैं कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दागामार शब्द को अपने डिक्शनरी से निकालिए। दागामार अब नहीं है, अब सभी लोग
टैक्स दे रहे हैं, सब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सब इंश्योरेंस करा रहे हैं, सब फिटनेस करा रहे हैं, करते क्या है वो मैं बता रहा हूँ। वो करते क्या है, वो नेशनल परमिट लेते हैं। नेशनल परमिट का एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो हम उसके लिए चालान करते हैं उनका। ये सही है कि वो हम उसका विकल्प अभी तक नहीं दे पाए हैं। अभी हमारी जो बसें आ रही हैं, हाई एंड बसें आ रही है, एसी बसें आ रही है, वो हर रूट पर हम लगा देंगे। जो आप सब मैंने कहा ना 15 से 40 रूट हमने भी नया बनाया, तो जब हम ये बना देंगे तो एक बस नहीं चलेगी उनकी भी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना होगी, जिसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। यह भारत का पहला और दुनिया का चौथा ऐसा केंद्र होगा। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आगरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला जिला है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। इससे आलू की पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पहले उन्होंने वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की और वृक्षारोपण किया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना आगरा में होने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए गर्व की अनुभूति करने वाला विषय है। हम उस संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं जो दुनिया में चौथा सिर्फ संस्थान होगा। पेरू, केनिया, चाइना और उसके बाद में आगरा में होगा। और आगरा में ही क्यों, आप सब आगरा के हो, महसूस करते हो कि आगरा हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाला जिला है और आगरा के आसपास जितने जिले हैं वो भी सब आलू अधिक उत्पादन करते हैं। तो इसलिए इसकी स्थापना अगर आगरा में होगी तो ज्यादा किसानों को लाभ होगा। मुरादाबाद के कटघर थाना पुलिस ने 3 फर्जी जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फिल्म स्पेशल 26 देकर स्क्रैप कारोबारियों से जीएसटी चोरी का झांसा देकर अवैध वसूली कर रहे थे। शक होने पर कारोबारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर ही तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सुमित, विनीत और नीरज बताए। पुलिस ने इनके पास से उत्तर प्रदेश सरकार लिखी गाड़ी भी बरामद की है। आरोपी पूरी यूपी में इस तरह की ठगी करते थे। एसएचओ कटघर के पास 2 व्यक्ति आए जो करुला क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना कटघर, और उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उसके पास एक व्हाइट बोलेरो कार से 3 व्यक्ति आए और 3 व्यक्तियों ने अपने आप को फर्जी बिल के आधार पे हमसे एक्सटॉर्शन किया है। उनका ये कहना था कि ये लोग फर्जी सेल्स अधिकारी बन के हमारे बिल्स को चेक करने लगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये फर्जी बिल है और उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की और हमसे पैसे भी कुछ ले गए हैं। और उसके बाद जब हमने डिपार्टमेंट से टाई अप किया, पता किया, तो पता चला कि ये लोग ऐसे इन नाम का और इस गाड़ी नंबर से कोई व्यक्ति सेल्स डिपार्टमेंट का वहाँ नहीं गया था और उसका कोई संबंध नहीं है। उस गाड़ी में जो बोलेरो कार थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का एक बोर्ड भी रखा हुआ था। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया है और जो गाड़ी थी, गाड़ी का डिटेल्स मेरे पास था, उसके आधार पर हम लोगों ने लोगों को आइडेंटिफाई किया है। इसमें 3 लोग हैं जो यही सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे और उनसे रिकवरी भी करेंगे।
मंगलवार को उन्नाव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में स्वास्थ्य विभाग, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग शामिल हुए। रैली शहर में निकाली गई, जहां डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए पैम्फलेट बांटे गए। सीडीओ और जिला अधिकारी ने बताया कि इन बीमारियों को रोकने में जन भागीदारी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी, पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी लगाएं, टंकी ढके और बुखार होने पर डॉक्टर से मिले। नगर पालिका सफाई अभियान और एंटी लार्वा छिड़काव करेगी। जिला अस्पताल में फ्री जांच और इलाज मिलेगा। स्थानीय लोगों ने अभियान की सराहना की। आज विशेष संचारी रोग और स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई, जिसमें हम लोगों का हर साल की भांति इस साल भी पुरजोर कोशिश ये रहेगी कि कम से कम लोग संचारी रोग से प्रभावित हों, जो प्रभावित भी हों उनका जल्दी से इलाज हो जाए, इसके बारे में जागरूकता। और सरकारी स्कूल से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए, क्योंकि सारी सुविधाएं वहाँ पे शासन द्वारा दी जा रही हैं, अब केवल मैसेज के माध्यम से कि जो संसाधन आपको किसी भी प्राइवेट स्कूल मिलते हैं उससे कहीं बेहतर निःशुल्क व्यवस्था आपको सरकारी स्कूल मिलेगी। देखिए, मुख्य रूप से आज जो रैली है वो जन जागरूक अभियान के दृष्टिगत निकाली जा रही है, जिसमें संचारी रोग के नियंत्रण एवं स्कूल चलो अभियान, इन दो विषयों को लेकर आज जागरूकता की रैली निकाली गई है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, भारत में मोदी जी की सरकार है, तब से इन दोनों विषयों पर लगातार काम चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे 12 अप्रैल से अब तक का सबसे बड़ा ब्लॉक लेने जा रहा है। ये ब्लॉक 2 मई तक चलेगा। इस ब्लॉक में गोरखपुर और यहां से होकर जाने वाली रूटीन और स्पेशल मिलाकर 122 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। गोरखपुर में 12 अप्रैल से 3 मई के बीच में पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के जरिए देश के किसी भी कोने में ट्रेन के माध्यम से यात्रा करना चाह रहे हैं तो टिकट बुकिंग में सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि 12 अप्रैल से लगभग 100 से अधिक ट्रेन गोरखपुर जंक्शन पर निर्माण कार्य होने की वजह से निरस्त रहने वाली हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आज रिमॉडलिंग का कार्य होने के बाद अधिक से अधिक संख्या में ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। स्टेशनों का डिजिटल इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। पूरे पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो 100 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पे डिजिटल इंटरलॉकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो चुकी है, जिसमें कि जो ट्रेनों का मूवमेंट है, जो रूट सेट होता है, वो कंप्यूटर के क्लिक पे होने लगा है। जो पहले पुराना सिस्टम था, पैनल लगे होते थे जिसमें बटन दबा के रूट सेट किया जाता था, उस सिस्टम को चेंज किया है, मॉडर्नाइज किया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। और इसके साथ ही गोरखपुर यार्ड की रिमॉडलिंग भी हो रही है, जिससे जो तीसरी लाइन का कनेक्शन है गोरखपुर कैंट की तरफ, दूसरी लाइन का कनेक्शन है नकाहा की तरफ, प्लस तीसरी लाइन डोमिनगढ़ जो जाएगी उसका प्रोविजन जो किया जाना है, ये सभी इस यार्ड रिमॉडलिंग के दौरान किया जाना है। और यह कार्य 12 अप्रैल से शुरू होगा। प्री एनआई उसको बोलते हैं, नॉन इंटरलॉकिंग के पहले का कार्य, उसके बाद एनआई का कार्य होगा। तो 12 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में ये सारे कार्य किए जाएंगे। समाचारों में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए आयात शुल्क की घोषणा की है, जिसमें दुनिया भर के देशों पर लगाए जाने वाले शुल्कों की रूपरेखा बताई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए आयात शुल्क के मुताबिक भारत पर 26% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। वहीं अमेरिका की ओर से चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% और जापान पर 24% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने यह घोषणा मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट को संबोधित करते हुए कही। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।